दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड पार्ट जो है हमारा जो सीरीज है स्टॉक वैल्यूएशन का, हाउ टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। सो पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, और किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन करने से पहले हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर पहला पार्ट देखें इस सीरीज़ का। और ये वाला पार्ट बेसिकली मेथड्स के बारे में है कि कैसे एक्चुअली हम कैलकुलेट करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट है और ये लंबा होने वाला है वीडियो, तो आई होप पेशेंस से आप फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट के लिए हम बेसिकली 3 वेबसाइट्स का यूज़ करेंगे। पहली है मनी कंट्रोल, आप लोग सब फैमिलियर हैं। दूसरा जो वेबसाइट है वो screener.in, उससे भी आप बहुत फैमिलियर होंगे अगर आप कंपनीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और तीसरा है morningstar.com.in, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है फाइनेंशियल फिगर्स देखने के लिए किसी भी कंपनी की। तो उन्हीं तीनों का हम यूज़ करके अगला वाला हम पार्ट जो मेथड्स का पार्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस पार्ट को समझाने के लिए मैंने एक कंपनी का एग्जांपल लिया है, वो है शेषाशायी पेपर। एक अच्छी कंपनी है, तो इसका हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखिए दोस्तों, 3 मेथड्स होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। जो पहला मेथड है वो बेंजामिन ग्राहम का मेथड है। बेंजामिन ग्राहम जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर भी माने जाते हैं, ये उनका मेथड है। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है और बहुत ही क्विकली आप इस मेथड से किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इस मेथड में एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू EPS मल्टीप्लाइड बाई 7 + G। 7 एक नंबर है जो उन्होंने निकाला था अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में 8.5 था, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम मानते हैं कि वो नंबर 7 है, प्लस जी है आपका EPS में ग्रोथ कितना हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में, उसका ग्रोथ हम कंसिडर करते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 से। अब 8 क्या है दोस्तों? 8 हमने इसलिए 8 जो नंबर है वो ये लिया है हमने कि हमारा लास्ट 5-6 ईयर्स में FD पे एवरेज इंटरेस्ट कितना मिलता था, तो 8% माना है, डिवाइडेड बाई यील्ड। वाई जो है वो यील्ड है। तो 10 ईयर्स RBI बॉन्ड पे आज के डेट में यील्ड क्या है उससे हम डिवाइड कर देते हैं उस रेट को, तो हमको ये फिगर मिल जाता है। दोस्तों, इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य है बात, जैसे जी जो हमारा नंबर है इसको हम परसेंटेज नहीं लेते हैं। जैसे 15% है तो उसको 7 + 15 लेते हैं, ये इसको 8 लेते हैं। वाई अगर 6.9% है या 7% है तो उसको 7 ही मानते हैं, इसमें कहीं 100 से डिवाइड नहीं करते। इस रेशियो में सीधे सीधे उस नंबर को हम लोग यूज़ करते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा कैसे वैल्यूएशन के लिए यूज़ करना है इसको। दूसरा मेथड है दोस्तों, इस मेथड को हम तभी भी यूज़ करते हैं अगर किसी कंपनी का हमको फ्री कैश फ्लो नहीं पता है। कई बार कंपनीज के पास प्रॉफिट तो होता है लेकिन फ्री कैश फ्लो नहीं होते, वो सारा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं नए प्लांट्स, इक्विपमेंट्स या फैक्ट्रीज को खोलने के लिए। तो हम बेंजामिन ग्राहम का ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड है दोस्तों बुक वैल्यू एंड डिविडेंड मेथड। इस मेथड में भी हम उन्हीं कंपनीज का वैल्यूएशन करते हैं जिनका फ्री कैश फ्लो उतना स्टेबल नहीं होता है और वो बहुत सारा अपने प्लांट इक्विपमेंट और नए एक्विजिशंस में खर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको ये मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में बेसिकली हम कंपनी का बुक वैल्यू, अगर अर्निंग्स नहीं है तो कम से कम कंपनी बिजनेस में पैसा लगा रही है, तो कंपनी अगर बिजनेस में पैसा लगा रही है तो उसका बुक वैल्यू बढ़ना चाहिए। तो हम बुक वैल्यू कितना होगा फ्यूचर में वो एस्टिमेट करते हैं। डिविडेंड भी हमको कुछ मिलता है तो डिविडेंड कितना कंपनी ने दिया उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से हम कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा मेथड है दोस्तों डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड बल्कि बोलेंगे हम इसको, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें हम कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखते हैं, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन से हमको, जो मेन बिजनेस से हमको कितना कैश मिला, उसमें से हम कंपनी के प्लांट इक्विपमेंट में खर्चा करने के बाद
जो हमारे पास कैश फ्लो रियल में बचता है उसको फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। तो उसका हम एस्टिमेशन करने के बाद कंपनी का वैल्यू कितना बचता है उसके हिसाब से भी हम करते हैं वैल्यूएशन। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड है दोस्तों। तो अगर आपने एक स्टेबल कंपनी ढूंढ ली है और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज़ किया है तो जो नंबर आता है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। फिर कई बार कंपनीज के पास फ्री कैश फ्लो नहीं होता है या इरेटिक अर्निंग्स होते हैं, तो उस केस में हम पहले के दो मेथड यूज़ करते हैं। तो दोस्तों चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट पे ले जाना चाहूँगा। तो मनी कंट्रोल पे आते हैं। मनी कंट्रोल पे हम जिस स्टॉक का मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ वो है शेषाशायी पेपर। और दोस्तों हम एक और स्क्रीन खोल लेते हैं screener.com पे। और हम एक और वेबसाइट खोलेंगे दोस्तों moneycontrol.com, सॉरी morningstar.in। तो हम तीनों में सर्च करके रखते हैं शेषाशायी पेपर। तो दोस्तों सबसे पहले एक एक्सेल शीट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये है हमारी एक्सेल शीट जिसका हम इस वैल्यूएशन के लिए यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आप देखेंगे कुछ फिगर मैंने लिख रखा है, कंपनी का नाम, डेट, CMP दैट इज़ करंट मार्केट प्राइस, वैल्यू पर शेयर जो कि हम कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से, और उसका 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद कितने वैल्यू जाएगा, और बुक वैल्यू डिविडेंड मेथड से जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम उसको यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। ग्राहम के मेथड से जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर ग्राहम पे लिखेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद लिखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे उसके कॉलम्स बना दिए हैं। तीसरा हम EPS के बारे में लिखेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग उस वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले डेट आज की जो है वो है दोस्तों 26 जुलाई 2020। करंट मार्केट प्राइस जो है इस कंपनी का शेषाशायी पेपर का वो हम हमेशा मनी कंट्रोल पे देखेंगे, वो है 149 रुपीज़। अब दोस्तों हम EPS देखेंगे कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है आज। तो अर्निंग पर शेयर अगर हम दोस्तों ने देखा तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर दोस्तों हमको दिख रहा है 27.68 रुपीज़। दोस्तों आपने नोटिस किया हुआ है TTM अर्निंग्स है, जो लास्ट के 12 मंथ्स की जो अर्निंग्स हैं वो यहाँ पे दिखाई गई है। दोस्तों अगला हम लिखेंगे प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, वो यहाँ पे हमको दिख रहा है 5.38। और दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो इंडस्ट्री का जो प्राइस बाय अर्निंग है 5.22 है। तो ये कंपनी इंडस्ट्री के एट पार है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। उसके बाद हम PE 3 साल का कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। उसी तरीके से हम PEG भी बाद में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम डिविडेंड यील्ड पे आएंगे। डिविडेंड यील्ड है दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ पे तो 2.68%। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आज कंपनी हमें 2.68% का एक तरीके से हमको इंटरेस्ट पे कर रही है, अगर आपने 149 रुपीज़ पे इन्वेस्ट किया तो नोशनली। अगला जो रेशियो दोस्तों प्राइस बाय बुक वैल्यू है वो है हमारी 0.94। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कंपनी अपना जो वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है, जो हम असेट में से लायबिलिटी हटा भी दें तो उससे भी कम दाम पे हमको मिल रही है। 3 साल का EPS हम बाद में कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। अगला जो है रेशियो वो रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों हम देखेंगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर।
मनी कंट्रोल पे दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे की रेशियोज, की यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों हम फुल की रेशियो डेटा पे, और यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो हमको रिटर्न ऑन इक्विटी हमको दिख जाएगा 18%। अगर आप दोस्तों यहाँ से देखें तो पहले कुछ सालों में कंपनी का अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं था, लेकिन 2017 के बाद इसने हमेशा हमको 15% से ऊपर का ROE दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फिगर है। कि दोस्तों तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम लिखेंगे 18%, 19%। दोस्तों ROIC भी देख लेते हैं। ROIC हमारा 17% का है, वो भी 2017 से बहुत अच्छा है। दोस्तों ROIC हो गया। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखते हैं इसका। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमको दोस्तों यहाँ पे ये पे नीचे मिल जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका 38 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि जितना इंटरेस्ट पे करना है इस कंपनी को, उससे 38 गुना 38 टाइम्स वो अर्न कर रही है दोस्तों। करंट रेशियो भी देख लेते हैं दोस्तों इसका। फाइनेंशियल हेल्थ में जाके नीचे जाएंगे तो करंट रेशियो हमको 2.57 इसका मिला, जो कि 2 से ज़्यादा है, तो बहुत ही अच्छा है। डेट बाय इक्विटी भी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगी दोस्तों, जो कि 0.01 है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा वैल्यू है। हमको डेट बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी के पास, वर्चुअली 0 है इसका डेट। अब दोस्तों इतना करने के बाद हमको मनी कंट्रोल की वेबसाइट हम लोग जाएंगे अभी स्क्रीनर वेबसाइट पे। स्क्रीनर वेबसाइट में आपने ROCE देख लिया, जो कि 25% से ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा ROCE है। आप बिल्कुल नीचे आएंगे दोस्तों इसी वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे ROCE परसेंटेज जो है वो भी 2016 से देखने को मिलेगा, जो कि ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है। 20 के ऊपर है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है रिसेंट ईयर्स में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम, तो हमको यहाँ पे दोस्तों ये प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगी कि 5 साल में 57% है, 3 साल में 11% है, लास्ट 12 मंथ्स में थोड़ा सा डगमगाया इसका प्रॉफिट। उसी तरह सेल्स ग्रोथ देखते हैं, उसमें भी कंपनी स्ट्रगल तो कर रही है, लेकिन क्या अभी भी कंपनी की हालत ख़राब है, वो तो दोस्तों वैल्यूएशन के बाद पता चलेगी। तो इसका हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, किस हिसाब से कंपनी ने ग्रो किया है सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो आप देखिए 800 से शुरू होके अभी ये कंपनी 1100 से ऊपर का करोड़ रुपीज़ का सेल्स दे रही है। हम OPM देखेंगे, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो 15% से ऊपर या 20% से ऊपर किसी कंपनी का अगर ऑपरेटिंग मार्जिन होता है तो वो अच्छी मानी जाती है दोस्तों। तो वो भी धीरे धीरे इस कंपनी ने ग्रो किया है। तो दोस्तों अभी हमको एक मोटा मोटा फिगर मिल गया, कंपनी का आइडिया हो गया है इस नंबर से। अब हम चलते हैं इसके वैल्यूएशंस पे। तो हम मनी कंट्रोल पे जाएंगे, morningstar.com पे जाएंगे, और यहाँ पे ये एक्सपोर्ट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये जो पेज हमने खोला था, यहाँ पे पहले की रेशियो क्लिक किया था, फिर फुल की रेशियो क्लिक किया था, उसके बाद ये वाला जो हमारे पास पेज खुला था उसमें इसको एक्सपोर्ट पे जाएंगे, और ये एक्सेल के फॉर्म में इस फाइल को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे दोस्तों। और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे हम पेस्ट कर लेते हैं दोस्तों इस पूरे फिगर को। आई होप ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें हमको सारा फिगर अवेलेबल हो गया है दोस्तों, जो जो हमको चाहिए होगा, अभी ज़रूरत पड़ेगी हमको वैल्यूएशन में। आई होप ये आपको विजिबल होगा ये। अब दोस्तों तो टेबल को थोड़ा सा सजा लेते हैं। अब इसमें हम दोस्तों अब इसमें हम जो की फिगर्स हैं हमारे, उनके CAGR कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमको जो की फिगर्स चाहिए
उनमें सबसे पहले हमको देखना है दोस्तों कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसका ग्रोथ कितना है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, इज इक्वल्स टू रेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड्स। तो हम देखेंगे दोस्तों कितने साल हैं। तो ये अगर 0 1 इसको 0 ईयर लेते हैं तो 1 2 3 4। अगर इसको ये जो हमारा 2012 वाला जो साल है 2012 वाला, अगर इसको 0 ईयर मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 साल का डेटा है हमारे पास। तो TTM वाला नहीं कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए हमारे पास 8, और उसके बाद पेमेंट्स को 0 कर देते हैं दोस्तों। और प्रेजेंट वैल्यू मतलब हमारे जो पहले ईयर में अर्निंग था वो कितना था वो देखते हैं दोस्तों। तो माइनस हम लगाएंगे और ये वाली सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों फ्यूचर वैल्यू हमारा कितना हुआ, तो लेटेस्ट वाला EPS कैलकुलेट करेंगे, इसमें माइनस नहीं लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमको दोस्तों ये 22% का फिगर मिलेगा, जो कि हमारा अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ को बताता है कि ओवर द ईयर्स हमारी कंपनी की अर्निंग्स किस रेट पे बढ़ी हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों बुक वैल्यू पर शेयर में ग्रोथ कितनी है। उसमें भी सिमिलर फॉर्मूला लगाएंगे, रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। ये अगर 0 ईयर मानते हैं इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर्स हो रहे हैं टोटल दोस्तों। 9 कॉमा पेमेंट में 0 हम डालेंगे, माइनस लगाएंगे, पहली वाली बुक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों 2020 वाली बुक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों बुक वैल्यू में जो ग्रोथ है कंपनी की वो है 13%। ठीक है दोस्तों। अब फ्री कैश फ्लो में दोस्तों ग्रोथ देख लेते हैं। फ्री कैश फ्लो में जो दोस्तों हमारी जो बेसिकली ग्रोथ हुई है उसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो है रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स हो जाएंगे 9, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले साल से शुरू हो रहा है, कॉमा 0, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है 558 और फ्यूचर वैल्यू है दोस्तों 2430। तो ये वाला सेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी 1203 है इस साल की, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमको ये फ्री कैश फ्लो में 4% की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अब ये तीनों नंबर से दोस्तों तीनों मेथड का यूज़ करके देख सकते हैं कि कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम ग्राहम मेथड को यूज़ करेंगे। अच्छा दोस्तों, उससे पहले हम इससे ये पूरे टेबल को भरने की कोशिश करते हैं। तो हमारा 3 साल का एवरेज EPS क्या है दोस्तों, तो उसके लिए हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे और लास्ट 3 ईयर्स का जो हमारा EPS है जो कि हमको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, उस तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर लेंगे। तो हमको लास्ट 3 ईयर्स का EPS मिल जाएगा। अब लास्ट 3 ईयर्स का PE क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा प्राइस डिवाइडेड बाई जो EPS है ये वाला नंबर है। तो हमको लास्ट 3 ईयर्स का भी PE कोई कम ज़्यादा नहीं है दोस्तों। उसके बाद हम पेग रेशियो जो कि प्राइस अर्निंग बाय ग्रोथ रेशियो है, तो हमारा PE है दोस्तों 5.38। इसको हम डिवाइड कर देते हैं हमारी जो ग्रोथ रेट है, जो कि हम जाके स्क्रीनर की वेबसाइट पे देखेंगे। दोस्तों वैसे तो TTM में ये 0.486 दिखा रहा है, लेकिन हम जो लोवेस्ट ग्रोथ होता है, क्योंकि हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट मानते हैं, तो 10% की ग्रोथ मान लेते हैं इसके लिए। या फिर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, EPS में भी देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर में जो ग्रोथ है वो 22% की है। तो इसको हम 22 से भी डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम चलिए 11 ही मान लेते हैं। तभी भी हमारा 0.5 से नीचे है, यानी 1 से नीचे है, तो ये एक अच्छा नंबर है। हमारा PE भी 15 से नीचे है, तो ये हमको स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे दिख रहा है अभी तक।
उसी तरह दोस्तों पेग रेशियो फॉर लास्ट 3 ईयर्स अगर हम देखें तो हम लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज पी से डिवाइड कर देंगे लास्ट 3 ईयर्स का। वैसे दोस्तों इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, लेकिन ठीक है, हम इसको लास्ट 3 ईयर्स के ग्रोथ से अगर डिवाइड कर देते हैं कि 11 ही मानते हैं तो ये भी 0.51 ही होता है, जो कि एक अच्छा नंबर आ रहा है। ये हमारी शीट कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों सबसे पहले हम यूज़ करते हैं बेन ग्राहम का मेथड और उससे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। तो ऊपर हमने दोस्तों एक कॉलम बना रखा है, और अगर आपको बेन ग्राहम का फॉर्मूला अगर याद हो तो दोस्तों इक्वल्स टू ईपीएस। तो ईपीएस हम 3 साल का एवरेज ईपीएस लेते हैं, ईपीएस, फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस जो हमारी कंपनी की ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट हमने मानी है 10 साल की, जो अर्निंग पे पर शेयर जो हमारे पास अवेलेबल नंबर है वो 22 है। फिर इसको हम क्लोज करेंगे, फिर इस फिगर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारे कुछ सालों से एवरेज जो एफडी का रेट था वो 8 था, और 10 इयर्स गवर्नमेंट आरबीआई बॉन्ड का यील्ड क्या है वो देखेंगे दोस्तों। तो इंटरनेट पर हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों 6.45 सॉरी ये 2019 का है, कि investing.com पे हमको मिल जाता है यूजुअली दोस्तों। तो ये बेसिकली आपका अभी 6.9 के करीब चल रहा है, तो हम इसको देख लेते हैं। हम अभी के लिए 6.9 का जो फिगर है वो यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों आपकी जो ग्राहम मेथड से इंट्रिंसिक वैल्यू आती है वो इस शेयर के लिए है 884। अब चूंकि हमको इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लगाना है, तो हमको इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी तो हमारा इस कंपनी का जो वैल्यू है दोस्तों वो हो जाता है 444 रुपीज़, और हमारा करेंट मार्केट प्राइस है 149 रुपीज़। तो ग्राहम मेथड से भी हम देखें तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी से बहुत लो पे बिक रही है कंपनी। अच्छा, अब दूसरे मेथड से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों कि बुक वैल्यू और डिविडेंड मेथड से कितना आना चाहिए इस कंपनी का वैल्यू। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेटेस्ट बुक वैल्यू। तो दोस्तों लेटेस्ट जो हमारी बुक वैल्यू है वो अगर देखें तो 163.59 है, तो उसको 163 मान लेते हैं दोस्तों। ओके, ग्रोथ रेट इन बुक वैल्यू, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं तो हमको 13% का बुक वैल्यू में ग्रोथ आया है। उसके बाद दोस्तों डिविडेंड हम देख लेते हैं। अगर ये नेक्स्ट 10 ईयर्स तक डिविडेंड देती है ये कंपनी, तो हम लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है। तो एवरेज जो डिविडेंड है हमारे 3 साल का, उसका हम एवरेज ले लेते हैं। दोस्तों 3 आता है ये नंबर। उसके बाद दोस्तों डिस्काउंट रेट जो होता है, तो दोस्तों नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम लोगों को डिविडेंड कितना मिलेगा ये देख लेते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमको सेम डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी कोई ग्रोथ नहीं है, कंजर्वेटिव मेजर है। तो हमको 3 रुपए का डिविडेंड अगर हर साल मिले तो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए हमको जो डिविडेंड नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए जो हमको डिविडेंड मिल जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 30 रुपये। तो हमको 10 साल के बाद उस कंपनी का
जो 30 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा, और उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी कंपनी की वो देखते हैं दोस्तों। बुक वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स। तो उसके लिए दोस्तों हम जो बुक वैल्यू है हमारी वो है लेटेस्ट है 163 मल्टीप्लाइड बाई और दोस्तों 1 प्लस 13%, और क्योंकि हम 10 ईयर्स के लिए कर रहे हैं तो पावर 10 हम कर देंगे दोस्तों। तो हमारे जो 10 साल के बाद जो बुक वैल्यू रहेगी दोस्तों वो 553 रहेगी। अब हम देखते हैं कि हमारी टोटल वैल्यू कितनी होगी 10 साल के बाद। उसके लिए दोस्तों हम ये बुक वैल्यू को और 10 साल के बाद जितना हमारा डिविडेंड हुआ है उसको ऐड कर देंगे। दोस्तों ये डिविडेंड प्लस बुक वैल्यू हमने ऐड कर दी, तो हमारी टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर्स जो है वो हो गई 583 रुपीज़। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी दोस्तों? प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट में उसकी कितनी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हमको इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है पीवी रेट जो होगी उसको हम आज का बॉन्ड रेट का हिसाब से लेंगे, डिस्काउंटिंग रेट। तो उसको अगर दोस्तों अगर हम आज के डेट में देखते हैं तो 10 ईयर्स का जो यील्ड है दोस्तों तो वो है हमारा 5.8 है दोस्तों आज के दिन पे। तो और कम हो गया, तो चलिए हम 5.8 से ही कैलकुलेट करते हैं। 5.8%। नंबर ऑफ पीरियड्स दोस्तों हमारे 10 हैं। पेमेंट हमारी 0 है क्योंकि इस फार्मूले के लिए 0 ही मानते हैं, और माइनस लगा के हम टोटल वैल्यू को कंसिडर करेंगे अगर, तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है दोस्तों वो 331 रुपीज़ आ रही है। तो वो हमारा लेटेस्ट बुक वैल्यू है। अगर हम इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगा दें 50% का, तो हमारी जो वैल्यू रह जाएगी 2 से डिवाइड करते हैं तो 165। तो हमारा बुक वैल्यू मेथड से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे इस स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए 165 आफ्टर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उससे भी हमको कम में स्टॉक मिल रहा है दोस्तों। अब तीसरा मेथड भी यूज़ करके देख लेते हैं। तीसरा मेथड थोड़ा सा एफर्ट लेता है, तो उसके लिए दोस्तों ब्रेस योरसेल्फ मैं बोलूँगा, और उसके बाद उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो हमें